हेलो बच्चों, नमस्ते। आज है हमारा दूसरा डे और आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस के लिए। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड जो है हमारा डिटर्मिनेंट मेथड। मेथड टू, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड या फिर इसको हम क्रैमर्स रूल भी कह सकते हैं। क्रैमर्स रूल। अब डिटर्मिनेंट है क्या, तो पहले इसको ऐसे समझो। डिटरमिनेंट क्या होता है कि अगर आपने दो वर्टिकल बार बना लिए, मान लो ये दो वर्टिकल बार हैं और इसके अंदर मान लो तुमने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए ए बी सी एंड डी, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट 3/3 का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है। तो ये 2/2 3/3 है क्या, तो इसमें कितने रोज है, तो ये आड़ी हुई लाइन ये ऐसे, दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट रो एंड दिस इज कॉल्ड अ सेकेंड रो। तो इसमें दो रोज है। तो पहले वाले रो में ए एंड बी है, दूसरे वाले रो में सी एंड डी है। तो ये दो रोज है इसमें। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज रो वन R1 एंड सी डी इज बिलोंग्स टू सेकेंड रो, सो R2। वैसे ही कुछ कॉलम्स है इसमें। कौन से कॉलम है, तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम। तो कॉलम में ए एंड सी ये दोनों है कॉलम वन में, एंड बी एंड डी ये दोनों है कॉलम टू में। तो यहाँ पे टू कॉलम्स एंड टू रोज, टू रोज एंड टू कॉलम्स आर देयर। तो इसीलिए इसको हमने बोला 2/2, 2/2 डिटर्मिनेंट। अभी इसमें आपको एक चीज और सीखनी है, वो है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, तो जितने इसमें रोज है और जितने कॉलम्स है वही इसका ऑर्डर होता है। तो 2/2 इज द ऑर्डर हियर, या फिर यू वी कैन से कि 2 इज द ऑर्डर। 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन डिटरमिनेंट। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि ऐसे दिखने वाले अरेंजमेंट को हम डिटरमिनेंट कहते हैं। उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स की वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज बोलते हैं। तो ऐसे अभी जैसे टेंथ में हम, तो टेंथ में हमको 2/2 का आएगा, तो 2/2 का ही है सिर्फ। तो बाकी और सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो दो रोज होंगे, दो कॉलम्स होंगी। जो ऐसे वर्टिकल्स है वो होंगे कॉलम्स, जो वर्टिकल्स है वो होंगे कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल है वो होंगी रोज। तो हमारे पास टू रोज है, टू कॉलम्स है। तो दिस इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट। अभी नेक्स्ट क्या आता है कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। तो मान लो सेम डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे ये दो वर्टिकल्स बार और इसमें ये ए बी सी डी। अभी करना क्या होता है वैल्यू के लिए कि हमेशा ये जो फर्स्ट नंबर है ए, वहां से ऐसे क्रॉस में जाओ और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, और वैसे ही उसी कॉलम के सी से बी को मल्टीप्लाई करो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन है कि जब आप 11th में आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये ए किस पोजीशन पे है, तो A11 इस पोजीशन पे है। बी किस पे है, तो A12 पे है। फिर सी कहाँ पर है, तो A21 पे है। और डी कहाँ पे है, तो 22। ये क्या है, 11 12 21 22, ये क्या है, तो एक्चुअली ये लोग कुछ 11 12 ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, 1 1 1 1 माने क्या, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखो बारे, ये फर्स्ट रो का पार्ट है और ये मतलब फर्स्ट कॉलम का भी पार्ट है। ये जो नंबर है ये फर्स्ट कॉलम में भी आता है, फर्स्ट रो में भी आता है, इसलिए 1 1 लिखा है। ये 1 2 क्या है, देखो ये फर्स्ट रो में तो आ रहा है लेकिन कॉलम नंबर सेकंड में असल है, इसलिए ये दूसरा दो नंबर का जो डिजिट होता है वो कॉलम
फर्स्ट नंबर होता है वो रो होती है। जैसे अभी इधर देखो 2 और इधर भी 2 लिखा है, तो क्योंकि ये दोनों सेकंड रो में है। और यहाँ पे 1 लिखा है, 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि ये सेकंड कॉलम में है। तो ये चीज होती है। तो हमेशा हम पोजीशन के हिसाब से करेंगे कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 11 पहले आता है इसलिए 11 से स्टार्ट करेंगे, और इन दोनों में पहले 21 आता है इसलिए यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो हो सकता है कि आपकी वैल्यू की साइन बदल जाए। इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ये होगा। मतलब ये ए बी सी डी के फॉर्म में क्या हो जाएगी? वैल्यू वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। हमेशा बीच में माइनस ही आना चाहिए, माइनस ही होगा। तो ये होती है वैल्यू। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो सपोज सपोज हमने ले लिया मैट्रिक डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 5379। मान लो 5 3 7 एंड 9। तो देखो, हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो चाहे तो हम इसको ए को ऐसे इस मॉड में लिख सकते हैं। अब हमने क्या बताया कि 5 9, पहले यही जोड़ी को सॉल्व करना है ऐसे। तो लिखो 5 इंटू 9, इनको ब्रैकेट में डाल दो, फिर बीच में माइनस, कंपलसरी माइनस ही लिखना है। और सेकंड में ये 7 से लेके 3 तक जाओ, तो 7 3 जा, तो ब्रैकेट में आएगा 7 इंटू 3। इनको लिखोगे, सिंप्लीफाइड करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 9 5 जा 45 माइनस 45 माइनस 7 3 जा 21, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा, दैट विल बी 24। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो वन मोर क्वेश्चन। सपोज दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सो विल टेक द अनदर वन, दैट इज b is equals to b is equals to suppose we have determinant minus 8 3 minus 8 minus 3 2 and 4 2 and 4। अभी इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? मॉड में b इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, कौन दोनों है देखो, एंड -8 and 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो राइट डाउन दैट -8 इंटू 4 ब्रैकेट कंप्लीट, फिर बाद में माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 से लेके -3 तक। सो 2 इंटू -3 ऐसे। अब अंदर सॉल्व करो तो व्हाट विल गेट? 8 4 जा 32, साथ में एक के पास माइनस है तो ये प्लस माइनस में से माइनस, एज इट इज। यहाँ पे 2 3 जा 6, और अंदर का एक माइनस बाहर का एक माइनस मिला के माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हो गया -32 + 6। दोनों में से बड़ा कौन है? तो 32, तो फाइनली उसी की साइन आने वाली है। तो 32 की जो निगेटिव साइन है वही मैंने नीचे ली। इसका मतलब क्या हुआ? 32 में से 6 को हमने माइनस करना है। सो -32 + 6 एक्चुअली हमको इधर सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी तुम्हारी 26। सो फाइनल यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें -26। और एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा देखो स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है उसको बढ़ाते हैं। मान लो हमारे पास एक और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, c इज इक्वल्स टू मान लो ऐसा कुछ गिवन है, 2√3 2√3 देन 9 देन 2 एंड 3√3। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा ये क्या चल रहा है करके, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और इस कितना वेटेज कवर करता है ये? तो 12 से लेके 14 मार्क्स तक इसका वेटेज है। तो ये अगर आप ध्यान से थोड़ा सा करोगे, एक बार भी देख लोगे ना और थोड़े से खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो ये चैप्टर आपको आराम से 14 मार्क्स तक बोर्ड में आपको इसके क्वेश्चंस मिल सकते हैं। देखो क्या करना होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन दोनों को एक एरो डाल देता हूँ। तो ये क्या है? 2√3, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3√3 को।
इनका एक ब्रैकेट था, फिर बीच में माइनस, फिर किसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 को और 9 को, इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 9 ऐसे, नीचे सिंप्लीफाई करूंगा। अब देखो यहाँ पे आके कुछ बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, उनके लिए ये कुछ हार्ड सा लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या करना है, 2 3 जा 6, ये जो बाहर 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 2 जा 6, तो वहां तक तो ठीक है, ये लिखा 6 मैंने। ये रूट थ्री का क्या चक्कर है, तो टेक्निकली ये ऐसा है, √3 इंटू √3। अब √3 क्या होता है, तो किसी भी नंबर को हम अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है हम उसका स्क्वायर करते हैं, ऐसे, तो ये हो जाएगा। और जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों साथ में आते हैं तो टेक्निकली हम क्या करते हैं, 2 और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं, इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ 3। तो इसी का मतलब है √3 को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा 3 आएगा। हमेशा याद रखना ये वाली चीज, कि जब भी रूट वाले दो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर, तो उनका रूट कैंसिल होके सिर्फ अंदर का जो नंबर है वो बचता है। ऐसा नहीं कि 3 3 जा 9 बचेगा, या फिर अगर करना भी है तो तुम ऐसा कर भी सकते हो कि √3 √9, रूट दोनों का रूट कॉमन लिया और 3 3 अंदर 9 कर दिया, और वापस अब इस 9 को बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा कि ऐसा हम सोचेंगे कि ये 9 किसका स्क्वायर है, तो वो 3 का है, इसलिए यहाँ से 3 आंसर आया। तो वही मैं 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 6 इंटू 3, इससे हमको वैल्यू मिली 6 इंटू 3, माइनस आगे 2 9 जा 18, फिर से एक और स्टेप आएगी इधर, 6 3 जा 18, और आगे तो 18 है ही, 18 माइनस 18 तो 0। सो इस वाले डिटरमिनेंट की यहाँ से वैल्यू कितनी आई हमें, 0। तो चलो और एक वैल्यू का क्वेश्चंस लेते हैं हम, थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ अलग, और फिर आगे बढ़ते हैं। सो सपोज वन मोर क्वेश्चन वी आर टेकिंग, n इज इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू, मान लो अभी फ्रैक्शंस में दिया है 7/3, 7/3, 5/3, 5/3, then 3/2 and 1/2, 1/2। तो ये दिस 4 एलिमेंट्स वी हैव, है ना, 4 एलिमेंट्स है। अब इनमें क्या करना होता है हमको, कि पहले तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो राइट डाउन दैट कि सपोज 7/3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमको 1/2 को, तो ये एक जोड़ी हुई। फिर बीच में हम क्या करते हैं, माइनस लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो बीच में माइनस, और ये जोड़ी क्या है, 3/2 इंटू 5/3। अब होता क्या है कि फ्रैक्शंस जब दिखते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो तुमने याद रखना है, देखो मुझे पता है तुम लोग की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्योंकि ये सब वीडियोस बेसिक से है और उन बच्चों के लिए जो बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होती है, तुमको पता ही नहीं है कि फ्रैक्शंस को डील कैसे करना है। जब भी मल्टीप्लाई लिखा होगा ना फ्रैक्शंस में, तो सिंपली क्या करो, जो ऊपर ऊपर के नंबर है उनको, और जो डिनोमिनेटर के दो नंबर है उनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया करो। मतलब इधर 7 इंटू 1 तो 7, नीचे 3 2 जा 6, 6 माइनस यहाँ पे आ जाओ, 3 5 जा 15, और नीचे अगेन 2 इंटू 3 6। अब देखो क्या हुआ, अगेन फिर से दो फ्रैक्शंस आए, लेकिन इनको भी सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अब इस केस में पर्टिकुलरली इन दोनों का बेस सेम है, तो बेस एक ही बार लिख दो, अगर सेम बेस है तो एक ही बार लिखो, अलग होता तो कुछ और करते हैं। वैसा क्वेश्चन आएगा तब वैसा भी, वो भी बताऊंगा क्या करना है। तो बेस सेम है इसलिए एक ही बार लिखो, और ऊपर जो लिखा है वैसे के वैसे, 7 माइनस 15 है तो वैसा का वैसा लिखा। अब 7 माइनस 15 हमको पता है कितना होता है, माइनस का 8 आ जाएगा, और नीचे 6 है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे एक नंबर से, तो लाइक 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा -4/3। जैसे हमने 2 को 6 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 3 आया, और 8 को डिवाइड किया तो 4 आया, तो इसलिए -4/3 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हमने ये वैल्यूज निकालना थे। तो ये क्वेश्चन था हमारा वैल्यू निकालने वाला। तो शुरुआत कैसे कहाँ से की थी आज हमने, कि सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट में रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होती है, फिर ऑर्डर क्या होती है। टेक्निकली तुमको सेकेंड ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट मिलने वाला है 10th में, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली
दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर क्या होते हैं, याद रखो, जितने रोज जितने कॉलम से उतनी होती है ऑर्डर। ठीक है। इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। कौन से वाले, तो A11 A22 ये पोजीशन वाले माइनस A21 A12 ये दो पोजीशन वाले एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये वैल्यूज के लिए कुछ अलग अलग टाइप के हमने डिटरमिनेंट देख के उनकी वैल्यूज निकाली। आई होप कि वैल्यूज निकालना अभी आपको आता होगा। उसके लिए मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। होमवर्क के लिए क्या, अभी आप चाहो तो इसको स्टॉप करके पॉज करके आप इसको सॉल्व करो। देखो आपको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। लेट्स टेक z इज इक्वल्स टू, मान लो डिटर्मिनेंट 5 3 -7 एंड 0। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। पॉज करो इसको और सॉल्व करके मुझे आंसर आप कमेंट करके बता देना। ठीक है। अभी देखो, ये था डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और उनको सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड पढ़ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट का यूज करके वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। तो उस पे स्टिक करते हैं और अभी उसको पढ़ते हैं कि नाउ सॉल्विंग नाउ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स डिटरमिनेंट्स डिटरमिनेंट्स और वी कैन से क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स क्या है, क्रैमर्स तो क्रैमर्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था, या फिर इसको उन्होंने सॉल्व करने का तरीका ढूंढा था, तो इसलिए उनके नाम से हमने ये मेथड आगे जाके अ, लोग यूज करने लगे, इसलिए ये क्रैमर्स रूल है। ठीक है। सो इसके लिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो मान लो अच्छा, इसके सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं हम। स्टेप्स क्या होते हैं क्रैमर्स रूल में या डिटरमिनेंट्स में। तो सबसे पहली स्टेप होती है आपको दिए हुए जो इक्वेशन होगा उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहली वाली स्टेप है, कुछ स्टेप्स है इसमें। तो स्टेप वन, मान लो स्टेप वन है, क्या स्टेप वन होती है कि गिवन इक्वेशंस को राइट, गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इस वाले फॉर्म में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने इसको लिखना होता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी हमारी, सेकंड स्टेप होगी हमारी स्टेप सेकंड, स्टेप टू, हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म करने होते हैं। फॉर्म डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट कौन से, पहले तो डी नाम का डिटर्मिनेंट, फिर dx का नाम का डिटर्मिनेंट एंड dy नाम का डिटर्मिनेंट। तो हमेशा dx dy आएगा क्या, तो नहीं। आपका जो भी इक्वेशन दिया होगा उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसके हिसाब से। मान लो एम एन होते तो हम इधर डी एम डी एन निकालते हैं। मान लो पी क्यू होते तो हम डी पी डी क्यू निकालते हैं, ऐसा। ठीक है। अभी फिलहाल देखो एक्स है ना, यहाँ पे ए एक्स बी वाई, ऐसा है ना। इसलिए हमारे वेरिएबल्स अंदर एक्स वाई है, इसलिए हम यहाँ पे डी एक्स डी वाई निकाल रहे हैं। तो वही है, जो भी वेरिएबल होगा गिवन इक्वेशन में उसके हिसाब से हम ये डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। अब जब डिटरमिनेंट्स बनाए तो तीसरी स्टेप है क्या, उनको सॉल्व करने के बाद स्टेप थर्ड, इनको सॉल्व करने के बाद सॉल्व डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट एंड एंड कुछ फॉर्मूलेज है। पहले तो डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद यूजिंग x is equals to dx by d एंड y is equals to dy by d, ये इनका यूज करके हम x y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई, वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्या क्या है, तीन स्टेप है सिर्फ। सबसे पहले अगर इक्वेशन ऐसे
अलग फॉर्म में दिया हुआ है, इधर उधर एक्स की जगह पे मान लो वाई लिखा है, वाई की जगह पे कुछ किधर एक्स है, कांस्टेंट नंबर किधर और घूम रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और हमको पता है ये एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर हमने क्या होता है, तीन डिटर्मिनेंट बनाने होते हैं और उन तीन डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व करना है। तो चलो ये थ्योरी को भूल जाओ, सिंपली सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो वी हैव अ क्वेश्चन कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चंस पे फोकस करना है। हमेशा क्वेश्चंस पे ही फोकस होना चाहिए, आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। वैसे 10 तक तो इतने डेंजर क्वेश्चंस नहीं होते, वर्ड प्रॉब्लम अनटिल अनलेस की वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन अगर समझ में आया तो फिर आगे आंसर के लिए बढ़ सकते। कभी कभी बच्चों का देखो, आप रिलेट करो, कभी कभी होता है ना ऐसा कि आप एग्जाम देने के बाद बाहर आते हो और पता चला अरे बाप रे ये करना था इस क्वेश्चन में, ये तो मुझे आता था लेकिन मुझे क्वेश्चन उस टाइम पे समझ ही नहीं आया इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो उस प्रॉब्लम की वजह से हम क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको हमेशा क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द इक्वेशंस सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल को यूज करके हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो क्या इक्वेशंस दिया है, मतलब क्या क्वेश्चंस दिए हैं? तो मान लो वी हैव 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इसी के नीचे लिखो, दूसरा है 4x प्लस 3y और इक्वल्स टू 5। ये हो गए तुम्हारे दो इक्वेशन। अभी सेकंड स्टेप क्या थी कि हमने कुछ डिटरमिनेंट्स फॉर्म करने थे। कौन सा? सबसे पहला था डी। डी, अब जब डी को फॉर्म करोगे तुम, डिटरमिनेंट डी, तुमने करना क्या है कि कॉलम के हिसाब से चीजें को अरेंज करो। देखो कि पहला कॉलम यहाँ पे आएगा, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा, सेकंड कॉलम कहाँ पे, ये ऐसे खड़ी लाइन, ये होगा तुम्हारा फर्स्ट कॉलम, ये होगा तुम्हारा सेकंड कॉलम, और दो ही कॉलम्स होने चाहिए हमारे इसमें फिलहाल के लिए। तो पहले कॉलम में तुम एक्स की वैल्यूज लिखोगे, सारी एक्स की वैल्यूज, और दूसरे वाले में तुम वाई की वैल्यूज लिखोगे। और अगर तुमको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो मैं इधर साइड में ही वापस से बता देता हूँ यही चीज को, कि तुमको अगर वो कॉलम वाला नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली क्या करो, पहले वाले रो में पहले इक्वेशन भर दो, और दूसरे वाले रो में, इधर रो के हिसाब से बता रहा हूँ देखो, पहले वाले में ऐसे रो के हिसाब से ऐसे पहला इक्वेशन भर दो, और दूसरे वाले में दूसरा इक्वेशन भर दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 4, एक्स की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन की एक्स की वैल्यू 3 है, और नीचे वाले में x का कोएफिशिएंट 4 है, तो ये हो जाएगा 3 और 4। आपने यहाँ पे साइन को भी कंसिडर करना है, तो ये हो गया -4 एंड ये हो गया 3। ये हमने एलिमेंट्स भर दिए। वैसे ही अगर यही सेम अगर आपको रो के हिसाब से करना होता तो आप क्या करते, पहले इक्वेशन में 3n - 4 है इसलिए यहाँ पे लिखते 3n - 4, एंड सेकेंड इक्वेशन में 4 3 है इसलिए 4 3। यहाँ पे अगर आपने देखा तो हमने क्या किया है, ये बाहर के जो नंबर है इनको यूज नहीं किया है। जब हम डिटर्मिनेंट बना रहे हैं तो हम वो कांस्टेंट नंबर का यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्स की वैल्यूज एंड वाई की वैल्यूज लिख रहे हैं। यहाँ पर भी वही है कि ये हमारी एक्स की वैल्यूज है, ये हमारे वाई की वैल्यूज है, ऐसे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी होती है, वैल्यू निकालना तो हमने पढ़ा है इससे पहले। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो हम ये 3 से 3 को मल्टीप्लाई करके 3 3 लिखेंगे, बीच में माइनस, और 4 × -4 लिखेंगे। तो 3 3 कितना आता है, 3 3 9, माइनस 4 4 16, वो उस वाले अंदर वाले 4 की माइनस और ये बाहर का माइनस मिला के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 9 + 16 हो जाएगा कितना, 25। तो इसका मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 25। अभी सेकंड क्या था, सिर्फ डी थोड़ी निकालना था, डी, डी एक्स एंड डी वाई, ऐसे तीन चीजें निकालनी थी। तो इसलिए अभी हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया डी, तो अब निकालेंगे डी एक्स। अब डी एक्स यानी क्या कि
अभी यहाँ से हम x को फोकस करेंगे, ये dx का यूज करके हम x निकालने वाले हैं। तो जब dx आएगा तो तुमने x को खाली छोड़ना है। हमको पता है ये x की, ये पहली पोजीशन x की होती है, दूसरी पोजीशन y। तो जब भी dx है तो x में कुछ मत भरो, y को वैसा का वैसा रखो। y क्या था देखो, -4 एंड 3 थे। तो x की जगह पे क्या लिखना है, तो x की जगह पे तुमने लिखना है कांस्टेंट। x की जगह पे लिखना है वो बाहर का कांस्टेंट वैल्यू। क्या है कांस्टेंट वैल्यू? 10 एंड 5, 10 एंड 5। और बस इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा, 10 इंटू 3 -5 इंटू -4। कर दो इसको सॉल्व। तो ये जगह 10 3 जा 30, 5 4 जा 20, अंदर का एक माइनस, बाहर का एक माइनस, माइनस माइनस प्लस, 30 20 हो गया हमारा 50। ये होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको मैं चाहे तो ब्रैकेट बना लूँ। अभी डी हुआ, dx हुआ, वैसे ही हमको निकालना पड़ेगा dy। तो निकालो dy। तो dy क्या होगा? एग्जैक्टली exactly, जैसे हमने x के लिए सोचा था वैसे हम अभी y के लिए सोचेंगे कि जब y चाहिए तो y को मत लिखो, x को वैसे ही रखो। x क्या था देखो, 3 और 4 था, तो इसलिए ये आ जाएगा 3 एंड 4। तो y की जगह पे क्या होगा, y की जगह पे कॉन्स्टेंट्स आएंगे। y की जगह पे कांस्टेंट, कांस्टेंट में कौन है देखो, कांस्टेंट में हमारा 10 एंड 5। तो ये 10 एंड 5 एज इट इज। अब इसकी वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिटरमिनेंट फॉर्म कर दिया हमने। इसकी वैल्यू निकलेगी क्या, 3 इंटू 5 -4 इंटू 10। तो कितना होता है, 3 5 15, माइनस, अंदर कोई माइनस नहीं है तो वैसा का वैसा, 4 10 40। तो अभी यहाँ पे देखो दोनों में से बड़ा कौन है, 40। तो 40 की साइन दे के रखो माइनस एज इट इज, क्योंकि आंसर हमेशा बड़े वाले की साइन लेते हैं। सो 15 -40 कितना हुआ, ये हो गया 25। तो यहाँ से वैल्यू आई -25। तो ये तीन वैल्यूज हमने निकाली। तो स्टेप्स क्या थे देखो, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड में दिया ही था। उसके बाद डी dx dy के डिटरमिनेंट बना के उनकी वैल्यूज निकालनी थी, तो निकाली हमने। और लास्ट में था फिर नाउ नाउ यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्या है क्रैमर्स का रूल, कि अगर तुमको x निकालना है तो तुमको dx की वैल्यू को डिटरमिनेंट d से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर तुमको y निकालना है तो dy के डिटरमिनेंट की वैल्यू को तुमको डिटरमिनेंट d से डिवाइड करना पड़ेगा। बस डाल दो यहाँ पे वैल्यूज। dx की वैल्यू कितनी है देखो, 50 है, और d की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो कर दो इनको डिवाइड। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आई x की वैल्यू 2। दिस इज अवर x वैल्यू। फिर y निकालना है तो y क्या आएगा, dy कितना है, -25, और d कितना है तो 25। इन दोनों को कट करोगे तो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, तो ये हो गया माइनस, और ऊपर हो गया 1, तो -1। तो यहाँ से आई y की वैल्यू। तो अगर अभी ये हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, देयरफॉर वी विल राइट, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इज x is equals to 2 and y is equals to -1। और ये क्लास में स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट का मेथड। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं किसकी, लीनियर इक्वेशंस की। तो देखो यहाँ पे क्या सॉल्यूशंस आए, x is equals to 2 एंड y is equals to -1। बहुत ही आसान है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। अगर थोड़ा सा आपने ध्यान देके किया, देखो अभी तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, मुश्किल से 24 दिन बाकी है भाई, पूरे साल भर तो हम कुछ नहीं पढ़े। अब तो पढ़ो, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो पढ़ लो। जब नहीं मिलता है कंटेंट, नहीं समझ में आता है किसी टीचर का, नहीं होता हमसे, तब अलग बात होती है। लेकिन अभी मिल रहा है इतना सब अच्छा सा, तो कर लो यार। थोड़ा सा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे ना, आराम से खुद के दम पे कुछ तो लिख के आओगे, है कि नहीं। तो कर लो, कर सकते हो तुम। का तुमने सोचा ना कि नहीं इतनी ही वीडियो करूंगा, इतना ही देखूंगा, इतनी ही प्रैक्टिस करूंगा, तब भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने वाले। देखो लास्ट में पढ़ के, और
तुमको मार्क्स आए बस इसीलिए इतना डीप में जाके हम पढ़ा रहे, नहीं तो अच्छे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस जो बहुत ही नहीं क्या हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग के, वो सारे क्वेश्चंस लाके हम वीडियो बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमने बेसिक की ही वीडियो बनाई है ताकि उस बच्चे तक पहुंच जाए जो बच्चे में बिल्कुल मैथ्स के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई। ठीक है, तो चलो आगे और एक क्वेश्चंस लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं ये डिटरमिनेंट मेथड को। ठीक है, देखो, मान लो now we have next question, suppose 4m और let's take 4x 4x plus 3y minus 4 equals to 0 and second है 6x is equals to 8 minus 5y 8 minus 5y। हाँ, अब देखो, अब क्या है इसमें, क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, मतलब क्या, लेफ्ट में x की वैल्यू होनी चाहिए, y की होनी चाहिए, मतलब टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन जो कांस्टेंट है वो तो राइट में होना चाहिए। यहाँ पे देखो है क्या, नहीं, कांस्टेंट मतलब -4, वो तो इधर होना चाहिए था लेकिन है ही नहीं। वैसे ही इधर क्या है, 6x है और y तो इधर चला गया, ये दोनों साथ में होने चाहिए थे एक ही जगह पे, लेकिन ये तो अलग अलग जगह पे, तो ये हमको देखो आड़े टेढ़े करके दिए हैं, तो इनको सीधा करना पड़ेगा, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसा दिखना चाहिए, तो पहले वो करके लो। तो जैसे ही हम पहले वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो ये स्टेटमेंट लिखने की तुमको जरूरत नहीं है, तुम सीधा लिख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नोट्स की तरह बना के दे रहा हूं कि राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले वाले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? वो होगा 4x प्लस 3y, और -4 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तुम, ये -4 है, इसको 0 के पास भेज दो, तो वो अपनी साइन बदल के हो जाएगा +4, इसलिए ये हो गया +4। दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले को 6 तो ऑलरेडी हमको इधर ही इस तरफ ही चाहिए था, तो 6x है। इस 5y को तुम लेके आओ इस तरफ, 6 की तरफ, x वाले की तरफ, तो ये माइनस था, ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए लिखो +5y। और 8 तो हमको इक्वल के राइट में ही चाहिए ना, ये इक्वल साइन है, कांस्टेंट नंबर तो हमको राइट में ही चाहिए, राइट में तो है, राइट में ऑलरेडी, तो बस जब है तो उसको डिस्टर्ब मत करो और जैसा है कि वैसे लिखो 8। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या है, वही 3 स्टेप्स की, सबसे पहले तो डी निकालो, तो बनाओ इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में क्या होता है कि पहले वाला कॉलम होता है हमारा x का, दूसरा वाला होता है हमारा y का, इसलिए x की जगह पे x के नंबर डालो, कौन है 4 एंड 6, 4 6, एंड y की जगह पे y के नंबर कौन है 3 एंड 5। देखो तुमने एग्जाम में ये एक्स वाई लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट तक भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ये एक्स वाई लिखा करो, इससे होगा क्या कि तुमको पता चलेगा एक्स मतलब सारे एक्स के नंबर, वाई मतलब सारे वाई के नंबर। बस इसको वैल्यू निकालो इसकी, क्या आएगी वैल्यू 4 × 5, यस बताओ, माइनस, हाँ बोलते रहो, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना यहाँ पे बोल के पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, सिर्फ लिख रहा हूँ क्या नहीं, तो तुमने भी इसको नोट्स बनाते टाइम पे इसको बोलना है, दोहराना है, कि अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर क्या है, कुछ फायदा ही नहीं है, मूवी थोड़ी ना चल रही है इसको देखने के लिए सिर्फ, नहीं, तुम इसको लिखो, लिखोगे तो समझ में आएगा और कुछ ना कुछ याद आएगा एग्जाम में। देखो कितना होता है, 4 5 यस शाबाश 20 होता है, -6 3 18, तो 20 - 18 कितना हुआ, 2 हुआ, तो ये आ गए हमारी डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू। अभी हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए dx। ओके, बनाओ अभी dx का डिटरमिनेंट। dx का डिटरमिनेंट क्या होता है, dx, अभी तुमको अभी अभी पढ़ा है हमने, तो याद तो होना ही चाहिए कि x को हम नहीं लिखते, y को लिखते हैं, तो बताओ y क्या है इसमें, तो y है हमारा 3 and 5, तो लिख दो 3 and 5। तो सर यहाँ पे क्या लिखते हैं, x की जगह पे क्या लिखते हैं, तो x की जगह पे हम कांस्टेंट लिखते हैं ना, तो लिखो यहाँ पे कांस्टेंट, कौन है कांस्टेंट में, 4 and 8, तो ये हो गया 4 8। बस इनको सॉल्व कर दो, इनकी वैल्यू निकालो, तो क्या आएगी वैल्यू, 4 × 5 -8 × 3, 8 × 3, 4 5 कितना होता है, तो 20 होता है, 8 3 कितना होता है, तो 24 होता है, तो यहाँ से हमको कितनी वैल्यू आई, -4 वैल्यू आई, तो dx की वैल्यू आएगी -4। अभी और बाकी है, क्या बाकी है हमारा, dy बाकी है, dy,
y बाकी है, बस निकालो dy को। तो dy क्या आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम कि जब y निकालना है तो y की वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यूज आएंगी और y की जगह पे किसकी वैल्यूज आएंगी? कांस्टेंट की वैल्यूज आएंगी। तो बस x की जगह पे x की वैल्यूज बताओ क्या है? तो हाँ 4 है एंड 6 है। और कांस्टेंट में कांस्टेंट की वैल्यूज क्या है? तो कांस्टेंट की वैल्यू 4 एंड 6 8 है। बस इनको भी अभी वैल्यू निकालो। इनकी वैल्यू निकालने टाइम पे क्या लिखेंगे हम? ये 4 से लेके 8 तक, तो 4 8 जा, बीच में माइनस, दूसरा वाले ब्रैकेट में 6 4 जा। 4 6 जा नहीं लिख रहा हूं मैं, 6 4 जा लिख लो। हालांकि यहाँ पे 4 6 जा लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी एक आदत डालो। हमेशा जो भी तुम्हारा बताया हुआ क्या बोल सकते हैं कि तुमको जो एक प्रोसीजर बताए ना, बस वही फॉलो करो हमेशा। क्यों? क्योंकि उससे चांसेस गलती होने के चांसेस कम हो जाते। अब तुम पूरे साल भर पढ़ रहे होते, इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया होता, तो तुमको पता होता कि हाँ बाबा ये थोड़ा बहुत साइन का इधर उधर करके हम हो जाते। लेकिन तुमको लास्ट में कंफ्यूजन ना हो, ये क्योंकि लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो भाई। अभी अगर ये सब जानोगे ना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो फिर फंस जाओगे। इसलिए जैसा बताया वैसा करो, आंखें बंद करो, चुपचाप लिखते जाओ, चुपचाप इस चीज को सुनते जाओ, चुपचाप इस चीज को याद रखते जाओ, बस। सो ये हो जाएगा 6 इंटू, ठीक है। सो 4 8 कितना होता है? 32, माइनस 6 4 से कितना होता है? 24। तो यहाँ से इतनी इसकी वैल्यू कितनी हुई? तो 24 में से, मतलब 32 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 8। तो यहाँ से वैल्यू आई 8। तो देखो डी की भी वैल्यू आई, dx की भी वैल्यू आई और dy की भी वैल्यू आई। अब हमने क्या निकालना होता है? हमने निकालनी होती है एक्स वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? कि dx को हम d से डिवाइड करते हैं, और y का क्या था? तो हम dy को d से डिवाइड करते हैं। देखो बड़ा dx की वैल्यू कितनी है? तो dx की यहाँ पे तो -4 है, और d की कितनी वैल्यू है? तो 2 है। तो करो बड़ा डिवाइड, 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका मतलब ऊपर की माइनस साइन और ये 2 बचा, तो ये वैल्यू देती है हमको x की। ये वैल्यूज आई x की। वैसे ही y के लिए क्या है? dy है 8 और d है हमारा 2। 2 से 8 को डिवाइड करो तो 2 1 जा, 2 4 जा, तो y की वैल्यू यहाँ से आई 4। तो बस हो गया हमारा सॉल्यूशन कि देयरफॉर द solution is x is equals to -2 and y is equals to 4. So this is the required solution. ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि हमको पता चले कि यहाँ पे हमने सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, इजी। देखो क्या थे स्टेप्स, कि सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, स्टैंडर्ड के बाद डी dx dy ऐसे 3 डिटर्मिनेंट निकाले, इन तीनों के वैल्यूज निकाली, और क्रैमर्स रूल यूज किया। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है? x निकालना है तो तुमको dx से d को डिवाइड करना पड़ेगा, और y निकालना है तो dy से तुमको d को डिवाइड करना पड़ेगा। ये तुमको x एंड y की वैल्यूज देता है, और यही वैल्यूज क्या होती है? हमारी सॉल्यूशंस होती है हमारे लीनियर इक्वेशंस की। चलो ठीक है, फिर और एक इक्वेशंस लेते हैं और इसको और भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतने ही अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, अगर किसी को ये बोरिंग लग रहा है ना, तो एक काम करो 1.5 पे इसको देखो, है ना। और अभी बोरिंग तो लगना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी चैप्टर में से, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, क्योंकि ये 14 मार्क्स, बार बार बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 14 मार्क्स ये कवर करता है, और 14 मार्क्स कम नहीं होते। ठीक है, ठीक है, समझ लो 14 मार्क्स कम नहीं होते। चलो बैक टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो क्वेश्चन है 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54, एंड दूसरा वाला इसके साथ है 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 28। इनको एक साथ में लिख दो, 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54 एंड 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 28। देखो ऑलरेडी ये दोनों क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए है, तो हमारा एक स्टेप तो बच गई, है ना। ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर जनरल फॉर्म में गिवन है ना,
कि यहाँ पे m n मतलब पहला वेरिएबल प्लस दूसरा वेरिएबल, और जो कांस्टेंट होता है वो राइट साइड में होता है इक्वल के, वैसे ही दूसरे वाले में भी दिए। तो बस क्या करना है, जब दिया है ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, तो बस 3 डिटरमिनेंट निकालो। कौन से? सबसे पहले तो डी निकालो। डी क्या होगा यहाँ पे, कि देखो ऊपर वाले क्वेश्चंस में वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हुआ करते थे, इसलिए हम यहाँ पे एक्स वाई लिखते थे। अभी क्या है हमारे पास, एम एन है, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे एम के वैल्यूज क्या है 4 एंड 3, और यहाँ पे एन के कोएफिशिएंट्स क्या गया है 6 एंड 2। ठीक है, करो इनको सॉल्व, वैल्यू निकालो इनकी, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6। करो इसको, 4 टू जा कितना होता है 8 होता है, और यहाँ पे 3 6 जा तो 18 होता है। ठीक है, 4 टू जा 8, 3 6 जा 18। इसकी वैल्यू कितनी आई, तो इसकी वैल्यू देखो 8 माइनस 18, ये हो गया माइनस 10। मुझे लगता है कोई बच्चों को ना, किसी किसी बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि 8 माइनस 18 इज माइनस 10 होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे उनको पता भी नहीं होगा। इसलिए मैंने कल भी बताया था, क्या बताया था, एक प्लस एक माइनस। तो हमेशा बड़े वाले की साइन पहले दिया करो। दोनों में से बड़ा कौन है 18, तो 18 की साइन है निगेटिव, तो इसलिए आंसर को भी निगेटिव। अब जितना कम है उतना दोनों में से हटा दो, तो 8 सबसे कम है, तो 8 भी इसमें से भी गया, इसमें से भी गया। तो इसमें से जब 8 गए तो बचे 10, तो वो 10 वही वैसे के वैसे यहाँ पे नीचे रख दो। है कि नहीं? एक गेम बताई थी प्लस वाली माइनस वाली, देखो अगर नहीं देखा होगा तो इसका पार्ट 1 जाके देखना। मैं तो बोलता हूँ कि जो बच्चों को फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने जाके इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए। उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड या फिर कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन का भी एक क्वेश्चन किया है, तो वहां से एक्चुअली ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया। तो उस वीडियो को प्लीज देख लेना, उसको देखोगे तो एक फ्लो मिल जाएगा तुमको इसको सॉल्व करने के लिए। ये तो एक डिफरेंट मेथड है, इसके वाले पहले वाले वीडियो में हमने और एक मेथड कर लिया है, तो सारे मेथड्स कवर हो जाएंगे, तो तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने डी की वैल्यू निकाली। अभी हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, देखो पहले वाले, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, एक्स वेरिएबल था तो dx बोलते थे। यहाँ पे वेरिएबल एम एन है, इसलिए हम बोलेंगे dm। अभी हमको वैल्यू निकालनी है dm की। अब देखो जब m निकालना है तो हम m को वैसे ही रखेंगे, n की वैल्यू को, n को वैसे ही रखेंगे, n की वैल्यू को वैसे ही रखोगे, क्या क्या है 6 एंड 2। और जब जहाँ पे m था वहां पे हम कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट। इनमें कांस्टेंट कौन है 54 एंड 28, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या आता है इनकी वैल्यू देखते हैं, कि 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6। 54 इंटू 2 कितना आता है देखो, 52 जा 100, तो 50 का डबल किया तो 100, और 4 का डबल किया तो 8, तो 100 प्लस 8 108, 108 आया। क्या किया इसको, सीधा सीधा ये 54 को 50 मान लो, तो 52 से 100, और ऊपर के जो एक्स्ट्रा 4 है उनका भी डबल कर दो, तो ये दोनों जोड़ के 108 हो गए। वैसे ही इधर आ जाओ, माइनस 20 पकड़ लो इसको, मान लो 20, तो 6 टू 12 मतलब 120 हुए, और ऊपर के 8 एक्स्ट्रा है वो 8 6 48, इनको जोड़ दो तो कितना हुआ 168 हो गया। ये 168 है कि नहीं, देखो 8 4 टू जा 4 प्लस 2 6 एंड 1 168। और इनको दोनों में से बड़ा कौन है 168, उसकी साइन नेगेटिव है, इसलिए आंसर भी नेगेटिव। अब ये 108 160 168 सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 100 100 गए, बचे इसके 8 इसके 68, ये 68 में से ये 8 भी गए तो बचे 60, इसलिए आंसर है 60। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है। क्या है 168 में से 108 गए तो 60 आया, बड़े इसकी साइन ली माइनस। अभी तीसरा क्या होता है कि तीसरा वेरिएबल के साथ उसका डिटरमिनेंट निकलना होता है। तो कौन है वेरिएबल हमारा यहाँ पे, बाकी अभी m, m तो हो गया है, n बाकी है, तो ये हो गया dn। अभी हमको dn निकालना है, तो dn के लिए क्या, बस वही रूल कि m की जो वैल्यूज है वो वैसे ही रखो, वैल्यूज इन द सेंस उनके कोएफिशिएंट्स। कौन है m के कोएफिशिएंट, तो 4 एंड 3 है, और n की जगह पे तुमको कांस्टेंट यूज करना है। तो कौन है कांस्टेंट में, कांस्टेंट में है 54 एंड 28। बस इनकी भी वैल्यूज निकाल दो, तो क्या आ जाएगी इनकी वैल्यू, तो सबसे पहले तो आएगा 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54, 52। करो मल्टीप्लाई, देखो इसको वापस से वही मान लो, 4 टू जा मतलब 20 मान लो, तो 4 टू जा 80, तो 80 हो गया, ये 4 20 80,
और ऊपर के 8 4 जा 32, तो 80 + 32 कितना होता है 112, तो ये हो गया 112 माइनस 354 से करो, 54 एंड 3 करो तो उसको 50 मान लो, तो 50 का 3 टाइम्स हो गया 150, और ऊपर एक्स्ट्रा जो 4 है उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो 12 हो गया, ये हो गया 162, 162 है कि नहीं। अब वापस से इन दोनों में बड़ा कौन है 162, इसलिए माइनस साइन आ गई, और 162 में से 112 गए तो बचते 50, है कि नहीं। तो ये आगे हमारे तीनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अभी हमने निकालनी है m एंड n की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग यूजिंग क्रैमर रूल, क्रैमर्स क्रैमर्स रूल। क्या है हमारा क्रैमर्स रूल, पहले वाले में लिखा था हमने x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, लेकिन यहाँ पे y तो है नहीं, x तो है नहीं, m n है, इसलिए हम क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू डी एम बाई डी एंड n इज इक्वल टू डी एन बाई डी। बस जो वेरिएबल है उसके हिसाब से हमने फॉर्मूलेस को अलग बदल दिया। तो dm क्या था, dm है -60 और d क्या था तो -10, तो माइनस से माइनस कट गई, ये माइनस कट गया, 10 से कट करूंगा तो 10 6 जा 60, इसलिए m की वैल्यू आई 6, तो ये आई हमारी फर्स्ट वैल्यू। और n निकालना है तो dn की वैल्यू कितनी है -50 और d की वैल्यू भी है -10, दोनों भी माइनस माइनस तो बन गए प्लस, और 10 से काट दूंगा तो 10 5 जा 50, तो इसलिए n की वैल्यू है हमारी 5। सो दिस टू आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज, है क्या। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 5। इनको हाईलाइट करेंगे तो और अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा, m की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है ना। तो ये है हमारा फाइनली डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, आसान है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही आसान है, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन अगर खुद से कर लोगे ना। चलो और एक तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी बोल ही दिया ना खुद से करोगे, तो एक क्वेश्चन तुमको खुद से करने के लिए देता हूँ। मान लो, चलो लिखो, इसको नीचे देता हूँ, देखो ट्राई करो, इस वीडियो को पॉज करना और इसको ट्राई कर देना। देखो क्वेश्चन है 4th नंबर, 6x माइनस 4y, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, और इसके साथ में दिया है क्वेश्चन 8x माइनस 3y इक्वल्स टू -2। देखो फिर से क्या इक्वेशंस, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12 एंड 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। अभी क्या करना है तुमको, इधर ही वीडियो को स्टॉप करो, क्या स्टॉप, हाँ शाबाश। अभी इसको सॉल्व करके इसकी एक्स वाई की वैल्यूज निकालो, ठीक है। अभी ये मैं सॉल्व नहीं करके देता हूँ, क्योंकि आपको कितना आप कर सकते हो, पढ़ते पढ़ते कितना समझ में आ रहा है वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो इसको सॉल्व करो, चलो जल्दी से। तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट मेथड होता है खत्म। अभी एक तीसरा मेथड हमको देखना है, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल 3 मेथड है। कौन से 3 मेथड है, तो सबसे पहले था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, दूसरा था हमारा डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट, और तीसरा है हमारा ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड। तो हमारे ये एलिमिनेशन हो गया है, डिटर्मिनेंट भी हो गया है, अभी हमारा ग्राफ बाकी है, ग्राफ मेथड, ठीक है। तो अभी हम ग्राफ मेथड को ट्राई करते हैं कि ग्राफ मेथड है क्या, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, है ना। तो हेडिंग डालना सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड। भाई ग्राफ मेथड होता क्या है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिए होंगे, कैसे दिए होंगे, कि मान लो तुमको दिया है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ऐसे दो इक्वेशन दिए और बोला है कि इनका ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बना के इसको इनके सॉल्यूशंस निकालो, मतलब x y की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले देखो फिर से ये
रिवाइज करो कि इस चैप्टर का नाम क्या है, तो है लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर में हमने बताया था कि जब ऑर्डर वन होती है तब उसको लीनियर बोलते हैं। इसका दूसरा रीजन भी है कि जब भी इक्वेशन की डायग्राम, एक्चुअली नॉट डायग्राम, ग्राफ, इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, तो उसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं क्या। तो मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ पेपर है, एक ग्राफ पेपर है, मान लो ऐसे कुछ, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ग्राफ पे अगर मैंने एक इक्वेशन प्लॉट कर दिया और उसका ग्राफ कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन आया, तो उसी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, है ना। अब जब पहला इक्वेशन प्लॉट करने से हमको एक लाइन मिल गई और मान लो दूसरा इक्वेशन प्लॉट करने से हमको दूसरी लाइन मिल गई, तो ये दो लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट, मतलब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जहां पे ये लोग काट रहे होते हैं उसी के कोऑर्डिनेट्स, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, वही हमारे सॉल्यूशन होते हैं। मतलब यहां से इस पॉइंट पे एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, तो यही दो वैल्यूज हमारे होते हैं एक्स एंड वाई के आंसर, जो कि हम इनको सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो है इसके पीछे की थ्योरी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना होता है एक टेबल। कैसा टेबल, तो मान लो पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। मान लो ये है x के लिए, ये है y के लिए, और ये है नीचे x एंड y के लिए। देखो सबसे पहले हमने ये ऐसा एक टेबल बनाना। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगी x की वैल्यूज, इसमें क्या आएगा y की वैल्यूज, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा x और y साथ में, ठीक है। अभी ये है क्या, तो जो गिवन इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें आपने रैंडमली या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू, दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू रखनी है। मान लो तुमने जीरो रख दी, x की वैल्यू मान लो तुम जीरो रख रहे हो, तो लिखो यहाँ पे जीरो, तो ये होगी जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखो अब जीरो तो जीरो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू कितनी आई 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई 3, ऐसे। तो पेयर क्या मेरी जो मिली, जोड़ी क्या मिली हमको, 0,3, ठीक है। वैसे ही अभी क्या करोगे तुम, वैसे ही तुम मान लो x की वैल्यू तुमने 2 रखी, तो इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू तुमने 2 रखी, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। पहले यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2, तो लिखिए 2, y को वही रखो, 3 को वही रखो, ये 2 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा -2। तो y की वैल्यू तब कितनी बन रही है, 1 बन रही है। तो जब देखो तुमने x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 1 बन रही है, तो यहाँ से पेयर कितनी बनी, 2 1 बनी। अब जरूरी नहीं कि तुम x की वैल्यू रखोगे, तुम y की भी वैल्यू रख सकते हो। तो मान लो अगर तुमने इस बार y की वैल्यू रखी, तो इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, मान लो तुमने y की वैल्यू 0 रखी, तो अगर तुमने y की 0 रखी तो x को वही रखोगे, x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3। अब 0 तो 0 होता है, इसलिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 3। जब भी तुम y की 0 रख रहे हो तो x 3 बन रहा है, इसलिए ये आएगा 3,0, है कि नहीं। और तुमको और एक वैल्यू पुट करनी है, मान लो तुमने वैल्यू रखी x की -1, तो इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तुम x की वैल्यू रख रहे हो -1, तो यहाँ पे देखो -1, तो जहाँ पे x है वहां पे -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y को y की जगह पे रखो 3, ये -1 इधर आके क्या आ जाएगा +1, तो यहाँ से हमको पता चला y की वैल्यू 4 आती है।
तो जब तुम -1 रख रहे हो तो y बन रहा है 4। तो ऐसे ही तुमको 4 जोड़ियां निकलनी होती है। कितनी? 4। अब 4 क्यों? सर 1 से काम, 2 से काम, 3 से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मान लो तुमने 3 लिखे, 1 2 3, ऐसे 3 पॉइंट आए और इसमें से देखो लाइन पास नहीं हो रही है। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। इन तीनों में से एक स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे क्रॉस लाइन पास हो रही है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ना। अब तो अगर ऐसा किया तो हमको क्या पता कि कौन सा वाला पॉइंट गलत हुआ है। हो सकता है ये बीच वाला गलत है, हो सकता है ये ऊपर वाला गलत है, हो सकता है ये नीचे वाला गलत है। तो कोई एक तो गलत है, तभी तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनी ना। इसलिए हमने हमेशा 4 पॉइंट बनाने होते हैं। 4 पॉइंट्स बनाना मैंडेटरी है। 4 होंगे तो 100% सही आंसर आएगा, इसका ये मीनिंग है। तो इसलिए तुमने 4 बनाने ही होते हैं। अब ये हुआ हमारा इस वाले इक्वेशन के लिए। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा साइड कर दे और दूसरे के लिए सॉल्व करें, ये इसका पार्ट है तो इधर रखता हूं, और अभी दूसरे इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो चलो इसके लिए भी सेम टू सेम बॉक्स बनाओ। तो ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y, और ये हो गया तुम्हारे एक्स वाई। ये हो गया x वेरिएबल्स के लिए एक्स वाई। ये हो गया फर्स्ट पेयर के लिए, ये हो गया सेकंड पेयर के लिए, ये हो गया थर्ड पेयर के लिए, एंड ये हुआ लास्ट फोर्थ पेयर के लिए। इनको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ये हो गया हमारे 4 पेयर्स। ठीक है, अभी इनको सॉल्व करने ले लो। इनको सॉल्व करेंगे, इधर भी वही करना है कि x की वैल्यू कुछ रखोगे तुम। तुमने मान लो तुमने x की वैल्यू 0 रख दी। x की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ पे लिखो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी -4। ये माइनस इसको दे दिया तो हो गया -4। तो ये हो गया -4, 0 -4, पहली पेयर में। मान लो तुमने x की वैल्यू यहाँ पे तुमने मान लो 2 रख दी। क्या रख दी? 2 रख दी। तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू -2। तो जब तुमने x की वैल्यू को पॉजिटिव 2 रखा तो y अपने आप से -2 बन रहा है। तो 2 -2 हो गया, 2 -2 हो गया। तीसरी जोड़ी निकालने हैं, मान लो y को तुम 0 रख रहे हो। कुछ भी कर सकते हो, x की वैल्यू रख सकते हो, y की रख सकते हो। तो मान लो अगर तुमने y की वैल्यू को 0 कर दिया, y को 0 कर दिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, दैट मीन x की वैल्यू 4। देखो x मिल रहा है 4, तो पेयर क्या मेरा 4,0। और वैसे ही अगर तुमने y की वैल्यू को 1 रखा, y की वैल्यू को तुमने 1 रखा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x को वही रखो, y को 1 रखो, इक्वल टू 4। तो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 + 1 हो जाएगा 5। तो जब तुम y को 1 रख रहे हो तो तुमको x मिल रहा है 5। तो ये पेयर क्या बन रही है? 5,1। अब इसमें ध्यान क्या देना है तुमको? जो तुम वैल्यू रख रहे हो वो उसी में है लिखो। इस टेबल में मान लो x की है तो x की ही वैल्यू लिखो। गलती से x और y इधर उधर मत कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या? अब ये तो हुआ एक टेबल बनाना सॉल्यूशन के लिए। अब इसका यूज करके हमको एक ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाना तो कैसे बनाओगे ग्राफ? तो सबसे पहले हमको चाहिए एक ग्राफ पेपर। तो लेके आओ ग्राफ पेपर।
तो ग्राफ पेपर के लिए हम ग्रिड लाइंस का यूज करते हैं। मान लो ये वाले ग्रिड पेपर का यूज करते हैं। ये भी बहुत बड़ा हुआ थोड़ा सा। हाँ, कुछ ऐसे, है ना। अभी हम क्या करते हैं, ये वाले टेबल्स को नीचे कॉपी करते हैं। मान लो ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये दो टेबल्स हमने साइड करवा ली। और यहाँ पे हम करेंगे ग्राफ। यहाँ पे हम बनाएंगे इनका ग्राफ। अब ये देखो यहाँ पे आ गया ये ग्राफ, यहाँ पे आ गया ग्राफ। इसमें कोई एक एक्स एक्सिस बना लो, कोई एक वाई एक्सिस बना लो। मान लो ये है तुम्हारी वाई एक्सिस, मान लो ये तुम्हारी है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस है तो ये होगा एरो इसका, ये होगा इधर एरो। और ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये होगी ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट हमको पता है 0,0 होते हैं। और वैसे ही ये वैसे ही अगर इस पे हम नंबर्स प्लॉट करते हैं तो हमको पता है ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10। वैसे इस तरफ ये हो जाएगा -1, ये हो गया -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 ऐसे। वैसे ही एक्स ऊपर साइड ये है एक्स पॉजिटिव, ये है नेक्स्ट निगेटिव। ये ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y निगेटिव। तो y के लिए हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। वैसे ही नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये हो गया हमारा नॉर्मल ग्राफ। अब सबसे पहले पहला इक्वेशन देखते हैं। पहले इक्वेशन में पेयर क्या थे, 0, x की वैल्यू 0, तब y3 चाहिए। तो x की वैल्यू 0 इधर आती है, यहाँ पे 0 आता है, और y3 पॉजिटिव का इधर आता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इधर हो गया, यहाँ से 0, यहाँ से 3। तो ये हो गया ये पहला पॉइंट। देखो हमको मिल गया पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट प्लॉट किया हमने, ऐसा उसको मार्क किया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू +2, y की वैल्यू 1। तो +2 कहाँ है x का, तो यहाँ पे है। और उसी टाइम पे 1 कहाँ पे है y का, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, है कि नहीं। इसको मार्क करो, तो ये हो गया तुम्हारा 2, 1। तीसरा पॉइंट हमारे 3, 0, x की वैल्यू 3 कहाँ है, ढूंढो x की वैल्यू 3, ये 3, और तभी y की वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट हो गया, तो इसको मार्क करो, तो ये हो गया 3। और फोर्थ पॉइंट है x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू -1 कहाँ है, देखो यहाँ पे, ये x की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 4। तो 4 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये मिल गया इधर पॉइंट, y की वैल्यू 4, तब भी x की वैल्यू इधर आ रही है, ऐसे कुछ। तो इसका मतलब ये पॉइंट बन रहा है, तो उस पॉइंट को मार्क करो, इस पॉइंट को मार्क करो। देखो 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट्स। और ये हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये एक ही पॉइंट से पास हो रहे। तो बस इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो। ये ऐसा क्यों हो गया, इनको जोड़ दो ऐसे। देखो ये हो गई इसमें से लाइन पास, है क्या नहीं। तो ये लाइन किसकी है, देखो ये लाइन, तो ये लाइन का नाम है, क्या था इस लाइन का नाम, ये लाइन का नाम था x + y = 3।
इस लाइन का नाम था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये दूसरे टेबल का यूज करके दूसरी लाइन बनाएंगे। दूसरे टेबल में क्या है देखो, सबसे पहले है हमारे पास 0,4, 0, x का 0, x का 0 यहाँ पे है, और y का -4, y का -4 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसका मतलब पॉइंट ये हो गया, तो उसको मार्क करो। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर 2, -2, तो x का 2 ढूंढो, x का 2, x का +2 एंड y का -2, तो y का -2 यहाँ पे है। तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, इधर पॉइंट बन रहा है, तो उसको भी मार्क करो। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, 4, x का 4, y का 0, x का 4 यहाँ पे आता है, y का 0 भी यहाँ पर आता है, ऐसे। तो इनको ज्वाइन करने से ये बन रहा है। तो थर्ड पॉइंट also we got, that is somewhere here, है ना। और फोर्थ पॉइंट है 5, 1, x का +5, y का +1, तो ये हो गया इधर, ऐसे। तो ये 4 पॉइंट्स में से भी पास होने वाली लाइन हमारे पास है। जो कि सीधी नहीं आई, हम इसको सीधा कर दो, कोई बात नहीं। देखो ऐसे, ऐसे हो गया ना। तो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है हमारी x - y इज इक्वल टू, क्या था, x - y इज इक्वल टू 4, x - y इज इक्वल टू 4। अब देखो इंटरसेक्शन का पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे समवेयर हियर, है ना। तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारी x की वैल्यू y की वैल्यू होने वाली है, और ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब क्या होगा, ये पॉइंट्स क्या होंगे, तो सिंपल है, ये पॉइंट्स देखो एग्जैक्टली नहीं आ रहे, लेकिन हमको पता है 3 और 5, 3 एंड 4 के बीच में, तो इसका मतलब 3 एंड 4 के बीच में क्या होता है, 3.5 होता है। तो इसलिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू 3.5 समवेयर। और y कितना आएगा, y, तो y भी ऑलमोस्ट 0 एंड 1 के बीच में है, तो 0.5, तो इसलिए y की वैल्यू 0.5 आ गई। तो दीज टू आर द सॉल्यूशंस, ये हमारे सॉल्यूशंस, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये ग्राफ मेथड करना होता है। एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसके बेसिस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि हम कल के सेक्शन में कवर करेंगे। आज आई थिंक इतना ही काफी है। देखो आज हमने क्या क्या कवर किया, एक बार अच्छे से रिव्यू लेते हैं। हमने आज पढ़ा डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको हम यूज करते हैं लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशंस निकालने के लिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है वो हमने देखा। तो डिटर्मिनेंट होता है वर्टिकल बार्स के अंदर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, है ना। फिर उसकी वैल्यू क्या होती है, तो दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उनका सब्ट्रैक्ट करके फिर हमें वैल्यू मिल जाती है ना। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखे हमने, मान लो फ्रैक्शंस को लेके, ये रूट्स को लेके, ऐसे इनकी वैल्यूज कैसे निकलती है। फिर हमने एक्चुअल डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रैमर्स रूल की जिसे कहते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए, उसके कुछ स्टेप्स देखे। तो पहले स्टेप में था कि हमने हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले इक्वेशन को लिखना है, फिर हमने 3 डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करने होते हैं, डी, डी एक्स, डी वाई। उसके बाद हमने उनकी वैल्यूज निकाल के एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डी एक्स बाई डी करना होता है, वाई की वैल्यू निकालने के लिए डी वाई बाई डी। फिर हमने उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चंस किए, और आई गेस आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में अच्छे से समझ में आए होंगे। और फिर लास्ट में हमने ग्राफ मेथड देखा, है ना, कि जो हमारा बचा हुआ था मेथड ग्राफ मेथड, वो ग्राफ मेथड की, ठीक है। तो ग्राफ मेथड भी आसान है, आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं और एक बार इसके एक दो और क्वेश्चंस करता हूँ, और फिर हम वापस से इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है मेथड, और ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता है,
इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके इसका एक ही क्वेश्चन लिया। अब कल भी इसका एक पार्ट 3 आएगा और एक सेशन होगा इसका थर्ड पार्ट। तो इस थर्ड पार्ट में क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। कौन से क्वेश्चंस? 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड मान लो 4 मार्क्स के आए भी तो पी वाई क्यूज होंगे। 4 मार्क्स के पी वाई क्यूज होंगे, 4-5 मार्क्स के क्या होंगे? पी वाई क्यूज होंगे। और 1-2-3 मार्क्स क्या होगा? तो मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, अब तक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बेसिस पे 100% ऐसे इसी टाइप के आने वाले क्वेश्चंस की गारंटी देता हूं कि वही क्वेश्चंस बनने होंगे। तो डू वॉच दैट पार्ट 3 जब ये आएगा, ठीक है? इसके पहले अगर आपको ये पार्ट समझना है अच्छे से, तो आपको पार्ट 1 भी देखना पड़ेगा, ठीक है? और कैसा लगा आपको ये चैप्टर या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका? प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कर देना। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।